चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीट रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है, तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है, इसमें आप यहाँ पर ऐड हो सकते हो इस कोर्स में। क्रैश कोर्स में ऐड होने के लिए क्या करना है, आपको हमारा जो एप्लीकेशन है CUT कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो। चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है, अच्छा यहाँ नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो आप सभी को पता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है बेसिकली हमें अपने सिलेबस के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी ही पढ़ना है। एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में भी ह्यूमन ज्योग्राफी ही है, बेसिकली ह्यूमंस के बारे में, पीपल्स के बारे में पढ़ना है, इसमें इंडिया के बारे में पढ़ना है। अब आइए समझते हैं सबसे पहले शुरुआत से कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहला चीज ये है, What do you mean by geography, है ना। सबसे पहला सवाल, एक बेसिक सा सवाल है कि आप ज्योग्राफी से क्या समझते हैं। सो ज्योग्राफी मतलब होता है, ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, और इस ग्रीक वर्ड दो वर्ड से मिलके बना हुआ है ये। एक तो है जियो, जियो मतलब होता है अर्थ, ठीक है, जियो मतलब होता है अर्थ, और एक है राइटिंग, ठीक, एक मिनट, एक है ग्राफी, ग्राफी है जियो और ग्राफी। तो ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग, ठीक है। तो अर्थ के बारे में कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ग्राफी मीन्स होती है राइटिंग, जैसे कैलीग्राफी होती है, तो कैली में जो लिखी हुई ग्राफी, ग्राफी मीन्स हमेशा ही राइटिंग होती है, और जियो मीन्स होता है अर्थ। एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। सो बेसिकली ज्योग्राफी ये है। ज्योग्राफी के हिसाब से आप जो अर्थ देख रहे हैं, अर्थ का शेप की मैं बात करूं तो शेप जो है इसका ज्योइड है, आप सभी को पता होगा, है ना। सभी लोग कहते हैं कि अर्थ का शेप स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, या फिर कुछ लोग सर्कल भी कह देते हैं, है ना। अर्थ का शेप जो है वो कोई शेप ही नहीं है, अर्थ का शेप एक्चुअली में अर्थ ही है, अर्थ का शेप अर्थ है, इसी वजह से उसका नाम है जियोइड। जियोइड मतलब होता है जियो की तरह, मतलब अर्थ की तरह, जियो, यहाँ जियो वर्ड फिर से आया, जियो जो भी वर्ड है, जियो का मतलब ही होता है अर्थ, तो इसका शेप ज्योइड है, मतलब जियो की तरह, अर्थ की तरह है, ठीक है, क्योंकि इसका शेप एक नहीं है, ऐसे कुछ है अर्थ, ठीक है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, थोड़ा सा उबड़ खाबड़, कहीं ओशन है जो डीप है, कहीं ट्रेंचेस है, कहीं बहुत ऊंचे माउंटेन्स हैं, तो अर्थ स्फेरिकल या गोला नहीं है, वो थोड़ा सा जियोइड शेप में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ज्योग्राफी कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी दो पार्ट्स में हम पढ़ते हैं इसको। ज्योग्राफी एक्चुअली ज्योग्राफी एक वास्ट डिसिप्लिन है, काफी बड़ा डिसिप्लिन है, इसमें बहुत सारी सिस्टर डिसिप्लिन आती है। अब जब मैं बात कर रही हूँ अर्थ की, तो अर्थ तो बहुत बड़ा है ना, अर्थ यूनिवर्स से भी जुड़ा है, अर्थ के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अर्थ बहुत बड़ा हो सकता है। हम अर्थ को एक जनरलाइज करके नहीं पढ़ सकते, हमें थोड़ा स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, और इसी स्पेसिफिकेशन के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, शेयर द सेशन, ताकि आप सभी के दोस्त जो हैं वो जुड़ सकें, सारे दोस्त जुड़ सकें, तो एक बार शेयर कर दीजिए और बने रहिए। अभी मैं सभी को देखती हूँ कौन कौन जुड़ा है। सबसे पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, तो ज्योग्राफी जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें कि हम सब कुछ जो नेचर ने प्रोड्यूस किया है वो सारी चीजें पढ़ते हैं, जो नेचर के द्वारा बनाई गई हैं, लाइक ह्यूमंस ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, बिकॉज ह्यूमंस भी नेचर की ही बनाई गई एक क्या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है एक तरीके का। इसके अलावा माउंटेन्स, रिवर्स, जो भी ये सारी चीजें हैं, ये सब आएंगी किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी में। आप अभी तक क्लास 10 तक, बेसिकली आप 11 तक फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं तो ब्रॉडली फिजिकल ज्योग्राफी डिवाइड करता है अर्थ को कुछ स्फेयर्स में, ठीक है। एक होता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, एक होता है लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एक होता है हाइड्रोस्फेयर। अब इसी में सारी चीजें आती हैं। एटमॉस्फेयर में होता है क्लाइमेट, वेदर, ये जो भी सीजन्स हैं वो सारी चीजें। अगर मैं लिथोस्फेयर की बात करूं तो लिथोस्फेयर में
जो जमीन पे सारी चीजें हैं, जो भी अलग अलग तरह के फ्लोराज एंड फाउनाज हैं, एवरीथिंग विच इज लिविंग इन अपन द अर्थ के ऊपर, ठीक है, या फिर अर्थ के नीचे, लिथोस्फीयर में दोनों आ जाए, अर्थ के अंदर की भी चीजें और अर्थ के बाहर की भी चीजें। और जो हाइड्रोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर आप सभी जानते हैं वाटर से रिलेटेड है, तो सभी चीज जो भी जीव जंतु पानी के अंदर रह रहे हैं वो चीजें हम पढ़ते हैं इसमें। तो इन्हीं सब चीजों को मिला के फिजिकल ज्योग्राफी बना हुआ है। इसी का एक फेज आता है जहाँ पे तीनों एक साथ कंबाइन होते हैं, जहाँ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर साथ में रहते हैं, उस जोन को कहा जाता है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर वही जोन है जहाँ तुम रहते हो, मैं रहती हूँ, और सारे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, बायोटिक ऑर्गेनिज्म, वो सभी रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी। एक और ज्योग्राफी का पार्ट है जिसको कहा जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिकली हम फिजिकल चीजों को नहीं पढ़ते, अब हम उन सारी चीजों को पढ़ेंगे जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे साइंटिस्ट ने जो बनाए हैं और जो भी ह्यूमंस बना रहा है। जैसे कल्चरल लैंडस्केप्स, एक वर्ड आता है कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है। लेट मी राइट दिस। कल्चरल लैंडस्केप्स क्या होते हैं? सो कल्चरल लैंडस्केप्स आर रोड्स, ब्रिजेस, हाउसेस, सेटलमेंट्स एक्चुअली, ठीक है। ये सारी चीजें कल्चरल लैंडस्केप्स में आएंगी। आप किसी पुल से होकर रिवर को क्रॉस कर रहे हो या फिर ट्रेन से होकर जा रहे हो, तो ये सारी चीजें आएंगी ह्यूमन ज्योग्राफी में। आप ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन को पढ़ते हो, आप ह्यूमन ज्योग्राफी में सेटलमेंट को पढ़ते हो, आप ह्यूमन की गई एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, इन सब एक्टिविटीज को पढ़ते हो, आप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ते हो, ठीक है। सो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन ज्योग्राफी। सो बेसिकली हमें ह्यूमन ज्योग्राफी वाला एस्पेक्ट ही पढ़ना है। फिजिकल ज्योग्राफी आपके सिलेबस से आउट है, और फिजिकल ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट। हालांकि ह्यूमन ज्योग्राफी कम नहीं है, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी कंपैरेटिवली इजी लगता है मुझे, स्पेसिफिकली मुझे, तो आपको भी इजी लगेगा, क्योंकि हम रिलेट कर पाते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा हद तक, क्योंकि हम उसी में जी रहे हैं। आप ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट को इसलिए रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि आप खुद जाते हैं बाजार सामान खरीदने, आप खुद ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, घर जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, आप खुद वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आपने फॉरेस्ट देखा है, आपने एग्रीकल्चर करते हुए देखा है, आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को देखा होगा, तो ये सब आप खुद फील कर पा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं और इसको ईजिली समझ पाते हैं। तो आपका जो सिलेबस है वो बड़ा ही ईजी सा है और बड़ा प्यारा सा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला चैप्टर, और चैप्टर यही है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर और स्कोप आपको समझना है। सबसे पहले मैं देख लूँ कौन कौन बच्चे जुड़े हैं। ट्वेंटी 8 बच्चे जुड़े हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग शेयर करें ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें जिनको भी जुड़ना है, ठीक है। कशिश, अमृता, निकिता, सिमरन, अदनान, मनुशोस्ते, अदनान, धीरोज, रुद्रा, दीपिका, रामुर्मू। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है, मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अच्छा, एनसीटी मयंक, उर्दू मोटिवेशनल स्पीकर, किरण, सभी लोग, हाँ। और कोई छूट तो नहीं रहा है? आप सभी के लिए एक शायरी में पढ़ना चाहती हूँ कि एक मिनट। चंद्रशेखर, लोविस, सुप्रिस्त और शीतल किरण, ठीक है, ओके ओके, सभी को गुड इवनिंग। खुशी, सीकू, क्या आप सभी को समझ आ रहा है? अभी मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें कोई डाउट, कोई ऐसा परेशानी या फिर नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अदनान, लास्ट में भी बोल दूंगा शायरी अगर आपकी इजाजत हो तो। अच्छा ठीक है, आप लोग शायरी कह सकते हैं, लेकिन शायरी मैं एक थोड़ी सी रूल्स बताना चाहती हूँ, थोड़ी गरिमा होनी चाहिए कि आप क्या वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो और कंटेक्स्ट क्या हो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और बाकी आप शायरी तो बोल सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि चलने को साक्षी मैम जुड़ी हुई है,
थैंक यू साक्षी मैम। देखिए ओमी मैम ओपी बोल रही हैं, ठीक है, थैंक यू साक्षी मैम, थैंक यू। चलो तो मैं शुरू करती हूँ, शायरी हम बाद में पढ़ेंगे, अब क्लास ही कर लेते हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफी को समझ रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी को किसने, ये नाम जो है ज्योग्राफी, ये किसने दिया था, सबसे पहली बार किसने यूज किया था। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एराटोस्थेनिस। एराटोस्थेनिस 19276 से लेके 194 बीसी तक इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने ही सबसे पहले, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने यूज किया था वर्ड ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी जो वर्ड है उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। साक्षी मैम जुड़ी, आप सभी एक बार साक्षी मैम को हेलो कर दीजिए। हेलो साक्षी मैम। ओके, सो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं शुरुआत से, तो ज्योग्राफी जो है, एक मिनट, तो ज्योग्राफी तो हम लोग देख लिए। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी एक वास्ट डिसिप्लिन है। आपकी बुक के पेज फर्स्ट की फर्स्ट लाइन में ही ये लिखा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज एम्पिरिकल, प्रैक्टिकल, इंपीरिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली ये लिखा क्यों है, मैंने सीधे बुक को नहीं यहाँ पे छापा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही है जो मैंने छापा है, मतलब लिखा है यहाँ पे। तो मुझे याद है, आपको, आप भी अगर आप एनसीईआरटी बुक पकड़े हैं, लिए रखे हैं, तो उसे खोल के पलट के देखिए, उस पे लिखा है कि ज्योग्राफी इज एन एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। एम्पिरिकल मतलब क्या होता है? एम्पिरिकल एम्पिरिकल मतलब होता है कि वो चीजें जो आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जिसे प्रैक्टिकली प्रूव कर सके। और प्रैक्टिकल का मतलब तो यही होता है कि वो प्रैक्टिकली आप कर सके। लाइक बहुत सारे, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, ठीक है, आप वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं कह सकते, वो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि प्रैक्टिकल है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। इसी वजह से एक डुअलिज्म का डिबेट भी होता है ज्योग्राफी में, जो आपकी बुक में ही दिया गया है कि ज्योग्राफी नॉर्मेटिव है या डिस्क्रिप्टिव। तो ये जो डिबेट है ये तो चलता रहता है। इसी के साथ रिजल्ट ये निकलता है कि ज्योग्राफी ना तो नॉर्मेटिव है ना ही डिस्क्रिप्टिव है, ये दोनों को साथ लेके चलता है। और यही ज्योग्राफी की खूबसूरती है कि हम ज्योग्राफी में इंटर रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, ह्यूमन के और फिजिकल इन्वायरमेंट के, कैसे ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ समन्वय बिठा के चलते हैं, ठीक है। तो यही पढ़ा जाता है। बाकी ये जो चीजें हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और बाकी यही लिखा है कि इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल नेचर एंड द ह्यूमन वर्ल्ड, जो मैंने अभी बताया कि दोनों एक दूसरे के साथ किस तरीके से एक समन्वय बिठा के चल रहे हैं, इसी को हम पढ़ते हैं हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी लिखा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट शेप्ड बाय द ह्यूमन बीइंग थ्रू द म्यूचुअल इंटरेक्शन। एक मिनट बच्चों, ये बताइए, इसमें पूरा अपडेटेड है, एकदम कंप्लीट हिंदी के साथ, उसमें थोड़ा अधूरा। क्या बोल रहे हैं? डार्क लिरिक्स कह रहे हैं रेस्तार को बुलाइए। ये रेस्तार कौन है बेटा? ठीक है, सो बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। अब एक मिनट, हाँ, तो मैं आगे बात करूं ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो अगर मैं इसके नेचर की बात करूं कि नेचर क्या है, नेचर मतलब आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचर? हर इंसान का कुछ नेचर होता है। नेचर मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये होता है नेचर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का दो नेचर है, दो नेचर में आता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, और दूसरा होता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, मतलब मनुष्यों का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। अब दोनों अलग अलग फेजेस में होते हैं। शुरुआती दौर में जब इंसान इवॉल्व होता है धीरे धीरे, जब इंसान शायद चिंपैंजी था,
चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। बाकी थ्योरीज क्या कहती हैं मैं उसकी बात नहीं करती हूँ। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के हिसाब से जब इंसान आदि मानव था, उस टाइम की मैं अगर बात करूं तो उस टाइम था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। वो एक समय था जब मनुष्यों का प्रकृतिकरण हो गया था। ये प्रकृतिकरण क्या होता है? तो मनुष्य प्रकृति के कंट्रोल में रहता है, वो प्रकृति की पूजा करता है, प्रकृति को मदर नेचर समझता है। यहाँ पे लिखा भी होगा, आई थिंक लिखना चाहिए, हालांकि ठीक है, वेट, शायद यहाँ लिखा है, नहीं तो मैं खुद ही बता रही हूँ, फिर आप लिख लीजिएगा। हाँ, सो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि कैसे मदर नेचर समझता है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन की मैं बात कर रही हूँ। जब ह्यूमन का नेचुरलाइजेशन हो रहा है तो वो प्रकृति को मदर नेचर समझ रहा है, वो प्रकृति पे डिपेंडेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब होता है हिंदी में कि निर्भर रहना। तो इंसान प्रकृति पे निर्भर है अपनी जीविका के लिए, कि वो जिएगा, उसको हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब प्रकृति से मिल रहा है, वो प्रकृति की पूजा करेगा, प्रकृति से डरेगा। यस, डरना भी एक शब्द है, फियर फ्रॉम द नेचर। ये सारी चीजें आती हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसको, इस टर्म को कहा जाता है पॉसिबिलिज्म। एक्चुअली पॉसिबिलिज्म नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है इन्वायरमेंटलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म दरअसल कहा जाता है, ये लिखा हुआ है, हिस्टोरिकली रिफर टू द पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म वो टर्म आता है जब ह्यूमनाइजेशन हो जाता है नेचर का, ठीक है। अगर मैं इसको शुरुआत से पढ़ाऊं, वेट एक सेकेंड रुक जाइए बच्चों। हाँ, तो ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ह्यूमन जो है किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसके लिए उसको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। ये टेक्नोलॉजी ही है जिसने हमें इस वाले जोन से इधर शिफ्ट किया, ठीक है। आज भी जो ट्राइबल पीपल है वो नेचुरलाइज्ड ही है, क्योंकि वो पूजा कर रहे हैं नेचर की और नेचर पे डिपेंडेंट रह रहे हैं। लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी को डेवलप किए और नेचर पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किए, उनसे डरना बंद किए, ठीक है। सो ये किसकी मदद से हुआ? ये हुआ है टेक्नोलॉजी की मदद से, जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वेट, सो यही है कि टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्ट करती है कि कौन सा सोसाइटी कितना ज्यादा पॉसिबिलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, कितना ज्यादा वो ह्यूमनाइज्ड हो रहा है, नेचर को ह्यूमनाइज्ड कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग हैव डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी एज दे गेन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। और ह्यूमन बीइंग जो है, हम मतलब इंसान, उन्होंने टेक्नोलॉजी को तभी डेवलप किया जब उन्हें पता चल गया कि हमारे पास नेचर के जो लॉज हैं वो पता चल गया। जैसे एक एग्जांपल आपकी बुक में ही दिया गया है, फायर कैसे जनरेट हुआ, फायर के बारे में पता कैसे चला? तो उसके लिए दो पत्थरों को ऐसे घिसा गया, तो उनको नेचर का लॉ पता चला कि जब फ्रिक्शन आता है दो पत्थरों के बीच तभी आग आती है, या आग का आविष्कार तभी हुआ। तो उसके बाद से उन्होंने ये टेक्नोलॉजी डिस्कवर की और आग का आविष्कार हुआ। इसी तरीके से डीएनए का, इसी तरीके से एरोडायनेमिक्स, ये सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में ही दिए हैं, एक बार रीड करिएगा आप। तो ये सारी चीजों का हमें पता तभी चल पाता है जब हम नेचर को समझते हैं, ठीक है। ये यही लिखा है। इसके बाद आता है कि हाँ, ये है दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द अर्ली ह्यूमन सोसाइटी एंड द डोमिनेंट फोर्स ऑफ नेचर, जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि कैसे अर्ली ह्यूमन सोसाइटी जो आदि मानव समाज था और प्रकृति, ये प्रकृति एक प्रबल शक्ति के रूप में, उन दोनों, प्रकृति एक प्रबल शक्ति के रूप में थी, आदि मानव समाज उनकी पूजा करता था, उनको ओबे करता था, वो दोनों साथ में जो समन्वय बिठाते हैं उसको कहा जाता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। इसको, इस टर्म को कहा जाता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये सवाल आता है तो आप इसे प्लीज ध्यान दीजिएगा कि इस टर्म को क्या कहा जाता है। जब मानव का प्रकृतिकरण होता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन होता है, उसको कहा जाता है ह्यूमनाइजेशन, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। और जब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर होता है, जब प्रकृति का मानवीकरण होता है, तो उसे कहा जाता है पॉसिबिलिज्म, ठीक है, उसे कहा जाता है पॉसिबिलिज्म। तो ये दो टर्म था, यही कहा जाता है नेचर। दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ओके, ठीक है। अब मैं अगर नेचर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करूं, वेट थोड़ा मेरे गला बैठा हुआ है हिंदी में, अच्छा ठीक है, हिंदी में भी पढ़ते हैं, चलो।
ओके, तो मैं अगर हिंदी में इसे एक्सप्लेन करूं तो मनुष्य किस तरीके से फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब प्रकृति, भौतिक प्रकृति जो है उसके साथ मनुष्य किस प्रकार से इंटरैक्ट कर रहा है, समन्वय बिठा रहा है, वो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रौद्योगिकी को ही इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि कैसे जो मानव का प्रकृतिकरण है उसको एक शब्द कहा जाता है, एक मिनट, उसको एक शब्द से कहा जाता है पर्यावरणीय नियतिवाद। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को एक्चुअली पर्यावरणीय नियतिवाद कहा जाता है, जिसको कि मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। और दूसरा जो टर्म है वो है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति को मानव के अंडर द कंट्रोल रहना पड़ रहा है। आज अगर ठंडी आ जा रही है, ठीक है, विंटर्स का सीजन आ जा रहा है, हमारे पास घर में हीटर लगा हुआ है तो हमें फर्क नहीं पड़ता इन्वायरमेंट कुछ भी हो। आज अगर गर्मी आ जा रही है, अभी गर्मी आने वाली है, खैर मार्च में इतनी गर्मी है, मई जून की तो हालत खराब होने वाली है। जब उस टाइम गर्मी आएगी तो हमारे घर में एसी लगा होगा। वी डोंट केयर अबाउट नेचर एक्चुअली, हमें इन्वायरमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर वही हम आदि मानव होते या फिर हम ट्राइब्स होते तो हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं होता, तो हम क्या करते, हम उस ठंडी को झेलते, उसके लिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत देखते, या फिर अगर हम सरवाइव नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते। ठीक है, अल्टीमेट यही होता। सो बेसिकली बताया यही जा रहा है कि हमने प्रकृति का मानवीयकरण कर दिया, और जिसको हिंदी में कहा जाता है संभववाद। संभववाद मतलब पॉसिबिलिज्म, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दिस इज ये सेंटेंस जो है, मतलब ये जो नेचर है ज्योग्राफी का, ये यही कहता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम इन्वायरमेंट पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे है संभववाद। अब हम संभववाद किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एक टर्म आपको शुरुआत में ही बताया था, कल्चरल लैंडस्केप्स, शायद यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, कल्चरल लैंडस्केप्स। ठीक है, तो जिसको हिंदी में कहा जाता है सांस्कृतिक भूदृश्य। अब तुम कल्चरल समझ लोगे, कल्चरल की नहीं, कुछ कल्चर से रिलेटेड होगा। नहीं, कल्चर से रिलेटेड नहीं है, तुम्हारी बुक में लिखा है, एनसीईआरटी बुक में पेज 6वें या 7वें में लिखा होगा कि कल्चरल लैंडस्केप्स क्या होता है। कल्चरल लैंडस्केप्स आर दीज थिंग्स लाइक, नहीं लिखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे कि ब्रिजेस हो गए, ठीक है, हाउसेस हो गए, और जो भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम है, कम्युनिकेशन के जो भी माध्यम है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ETC एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें आएंगी कल्चरल लैंडस्केप्स में। तो इंसानों ने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके कल्चरल लैंडस्केप्स बनाए, और इस तरीके से वो संभववाद को ऐसे कर पा रहे हैं, वो पॉसिबिलिज्म कर पा रहे हैं, वो प्रकृति का मानवीकरण कर पा रहे हैं, वो नेचर का ह्यूमनाइज्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, सो यही दो नेचर थे आपके, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। हाँ, आगे बढ़ते हैं, कुछ पायनियर्स क्या क्या है मॉडर्न ज्योग्राफी के, जो अग्रदूत है उनको समझते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स रहे हैं, ज्योग्राफर्स रहे हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहला नाम आता है कार्ल रिटर का, क्योंकि ये सारे सवाल आते हैं, ये बुक में आपको नहीं मिलेगी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला नाम आता है कार्ल रिटर का, जिनका टाइम ये था 1779 to 1859। एक बार और मैं पानी पी लेती हूँ। कोई दिक्कत आप लोगों को? ओके, चलो ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, कार्ल रिटर की। कार्ल रिटर को फाउंडिंग फादर कहा जाता है मॉडर्न ज्योग्राफी का, ये आप ध्यान रखिए और इसे याद कर लीजिए। फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कार्ल रिटर है। ठीक है, इनका फर्स्ट चेयर, इन्होंने ज्योग्राफी की पहली चेयर रखी थी। एक्चुअली फाउंडिंग फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहली बार ज्योग्राफी का एक पूरा
चैम्बर बनवाया, डिपार्टमेंट बनवाया बेसिकली, ठीक है, जो कि हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी जो बर्लिन में है वहां पर इन्होंने इसे एस्टैब्लिश किया था, ज्योग्राफी फर्स्ट टाइप। जैसे बायोलॉजी की हो सकती है, केमिस्ट्री की हो सकती है, हिस्ट्री की हो सकती है, पॉलिटी की हो सकती है, तो एक स्पेसिफिकली ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट इन्होंने बनवाया था कार्ल रिटर ने, और इसी वजह से इनको फादर कहा जाता है मॉडर्न ज्योग्राफी का। दूसरा है पॉल विडाल डेला ब्लासे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। ये इनका टाइम पीरियड था 1845 टू 1918। ये इन्होंने फ्रेंच स्कूल को फाउंड किया था, फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, जो फ्रांस में जो ज्योग्राफी को लेके एक पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ, ज्योग्राफी पे रिसर्च होना शुरू हुआ, उसको कहते हैं फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें इन्होंने जियोपॉलिटिक्स एंड पॉसिबिलिज्म पे ध्यान दिया। अब तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि पॉसिबिलिज्म के पायनियर्स के बारे में बताइए, जो संभववाद पे भरोसा रखते हैं या फिर जो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर पे भरोसा रखते हैं, उनमें किसका नाम आता है? ऑप्शंस में अगर कार्ल रिटर हुआ तो आप किसका, मतलब अगर ऑप्शन में पॉल विडाल डेला ब्लासे हुए तो आप तो एकदम श्योर रहिएगा कि यही है, ठीक है, क्योंकि इनको एकदम उसी के लिए जाना ही जाता है, तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं वॉल्टर क्रिस्टेलर, तो ये एक इकोनॉमिक ज्योग्राफर थे, ये इकोनॉमिक्स पे बेस्ड काम करते थे, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफर थे, और इन्होंने एक थ्योरी दी थी सेंट्रल प्लेस थ्योरी, जिसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, हिंदी में भी सेम चीज ही लिखी हुई है। इनकी थ्योरी थी केंद्रीय स्थान सिद्धांत, इनका नाम था वॉल्टर क्रिस्टेलर। पॉल विडाल डेला ब्लासे हैं, ये भू राजनीति और संभववाद पर भरोसा रखते थे। ये है कार्ल रिटर, जिनको आधुनिक भूगोल के संस्थापक बोला जाता है या जनक बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं मैकिंडर। मैकिंडर, इनका पूरा नाम है सर हार्फर्ड जॉन मैकिंडर। मैकिंडर बेसिकली सब बुलाते हैं, मतलब बहुत लंबा नाम है, तो मैकिंडर से याद रखिए। ये इनका टाइम पीरियड था 1861 टू 1947, जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, उस टाइम तक ये ज्योग्राफी के ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री एंड को फाउंडेड द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जैसे मैंने फ्रेंच स्कूल की बात की, इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को फाउंड किया, ठीक है। इसके बाद कार्लोस सॉर की मैं बात करूं, कार्लोस सॉयर जिसको कह सकते हैं, हेल्फोर्ड मैकिंडर, फिर कार्लोस सॉयर जिनका 1889 टू 1975 टाइम पीरियड था। ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पे ध्यान देते थे। मतलब क्या है, ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पे ज्यादा फोकस किए, ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ओके, इसके बाद आते हैं रिचार्ड हार्टशॉन। रिचार्ड हार्टशॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ज्योग्राफी को लेकर, ठीक है। इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था हिस्ट्री और ज्योग्राफी को लेकर, फिलोसफी ऑफ ज्योग्राफी में, इसी वजह से इनका भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और let me drink some more water. Wait. ओके, सो नेक्स्ट आते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट। देखो मैंने तुम्हें दो कंसेप्ट्स बताए हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट था पॉसिबिलिज्म का, ये एक कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट था इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ये दो कंसेप्ट थे, ये दोनों ही एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं। ये पॉसिबिलिज्म एकदम एक्सट्रीम्स पे जाके सोचता है कि नहीं, इन्वायरमेंट की तो सुनना ही नहीं है, और ये जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है एकदम एक्सट्रीम पे बात करता है कि नहीं, ह्यूमंस का कुछ नहीं है, सब इन्वायरमेंट का है। लेकिन एक बीच का मध्यम मार्ग जिसे कहा जाता है, एक बीच का रास्ता आता है, ठीक है, मध्यम मार्ग, इसका नाम भी है मध्यम मार्ग। इसको और भी नामों से जाना जाता है, इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म नाम से भी जाना जाता है, लिख लीजिए आप चाहें तो, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। और इसके जनक थे ग्रिफिथ टेलर। इसका नाम, रियल नेम है नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ये भी पूछा जाता है। सो एक मध्यम मार्ग है। ये दोनों ही जब एक्सट्रीमिटीज पे बात करते हैं तो ग्रिफिथ टेलर आते हैं अपनी थ्योरी को लेके, और वो कहते हैं कि नहीं,
आप दोनों जो बात कर रहे हैं उसके बीच में भी एक मार्ग है जिसको मध्यम मार्ग कह सकते हैं। जब हम नेचर को ओबे भी करें और खुद के कल्चरल लैंडस्केप्स को भी डेवलप करें, मतलब हम डेवलपमेंट भी करें और नेचर को भी साथ में लेके चले। जब नेचर थक जाए हमारे डेवलपमेंट से और वो जब ये कहे कि रुक जाओ, मैं परेशान हो रहा हूं, तो तुम रुक जाओ, ठीक है, तुम उसे और परेशान मत करो, थोड़ा उसे रेस्ट दो। जब वो खुद को हील कर ले फिर से तुम डेवलपमेंट शुरू करो। दिस इज कॉल्ड नियो डिटर्मिनिज्म। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। आई होप नहीं, ठीक है। सो यही है, ग्रिफिथ टेलर इसके जनक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ग्रिफिथ टेलर ने ये अवधारणा, जो कि इन दोनों आइडियाज के, हाँ देखो यहाँ पे लिखा है, मिडिल पाथ को दर्शाता है, मध्यम मार्ग को दिखाता है, ठीक है। पर्यावरणीय नियतिवाद और संभववाद के बीच का एक मध्यम मार्ग है, और इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है, यस, न्यू डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है, ध्यान रखिए। बस इतना काफी है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो इसको समझाया गया यहाँ पे कि कैसे वो बताते हैं कि हम रेकलेस अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, अनरेगुलेटेड एक्शंस ले रहे हैं, और इन्वायरमेंट पे क्या कंसीक्वेंस पड़ रहा है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन्वायरमेंट भी बदले में फ्लड ला दे रही है, सुनामी ला दे रही है, कोरोना ही आ गया था, बड़ी प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है। तो भाई इन्वायरमेंट भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, कोई मध्यम मार्ग तो होना चाहिए ना। तो उसी के बारे में इन्होंने डिस्कस किया, क्योंकि अगर हम बेमतलब की डेवलपमेंट करते जाएंगे तो हो क्या रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, और लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहा है, रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। तो इन्वायरमेंट पे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इससे हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी ही जो लिविंग जो लाइफ है वो डिक्रीज हो रही है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मध्यम मार्ग जरूरी है, ठीक। सो ये था आपका तीनों कंसेप्ट इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, और इसके बाद पॉसिबिलिज्म का, और न्यू डिटर्मिनिज्म का। अब ये तो हो गया नेचर। दूसरा पार्ट आता है स्कोप का। स्कोप क्या होता है? स्कोप मतलब होता है कि किस तरीके, कहाँ तक हमारा क्षेत्र है, कितना वाइड क्षेत्र है। मैंने तुम्हें बताया कि ज्योग्राफी बड़ा वाइड है, बहुत वाइड है ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी में हम अर्थ को पढ़ रहे हैं, अर्थ में तो सब कुछ समाया है ना, तो ज्योग्राफी तो वाइड होगा ही। हम स्पेसिफिकली जब ह्यूमन की बात करते हैं तो वो भी बहुत वाइड है, आइए उसी को जानते हैं, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा भी है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है ह्यूमन ज्योग्राफी, या ज्योग्राफी ही इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है। वो साइंस के भी फील्ड्स के साथ अपने डिसिप्लिन्स को स्टैब्लिश कर लेता है, वो सोशल साइंस के और आर्ट्स के भी फील्ड के साथ स्टैब्लिश कर पाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये इंटरडिसिप्लिनरी है। खैर अगर हम उसके स्कोप की बात करें तो वो थोड़ा सा एक टेबल बना हुआ है, आपको वो टेबल पढ़ना है, और वो टेबल जरूरी है, ठीक है। तो आइए मैं टेबल दिखा दूं। हाँ, सबसे पहला टेबल ये है जिसमें कि आप सोशल ज्योग्राफी को सबसे पहले देखते हैं। सोशल ज्योग्राफी में कुछ सब फील्ड्स आते हैं, जैसे कि बिहेवियरल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ लीजर्स, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड मेडिकल ज्योग्राफी। और ये कैसे दूसरे अदर सोशल साइंस या साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ कैसे रिलेटेड है उसका फील्ड है। जैसे कि जो बिहेवियरल ज्योग्राफी है वो साइकोलॉजी के साथ रिलेटेड है, जो ज्योग्राफी ऑफ सोशल बीइंग है वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है, जो ज्योग्राफी ऑफ लेजर्स है वो सोशियोलॉजी के साथ, कल्चरल ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी के साथ, जेंडर ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी एंड विमेन स्टडीज के साथ, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री के साथ, डायरेक्टली हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है, मेडिकल ज्योग्राफी एपिडेमोलॉजी के साथ, ठीक है। दूसरा फील्ड आता है ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी का, अर्बन ज्योग्राफी, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग के साथ, ठीक है। इसके बाद आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो कि इलेक्टोरल ज्योग्राफी एंड मिलिट्री ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड है। देखो सवाल कैसे आता है, तुम सोच रहे हो मैम पढ़ा दीजिए, ठीक है, टेबल क्या ही याद करूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी कौन से सोशल साइंस के फील्ड के साथ इंटर रिलेटेड है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस सेफोलॉजी एंड मिलिट्री स्टडीज के साथ रिलेट कर पा रहा है, ठीक है। या फिर तुम्हें ये पूछा जाएगा कि ज्योग्राफी का एक सब फील्ड है विच इज कॉल्ड मिलिट्री ज्योग्राफी एंड इट इज रिलेटेड टू विच ज्योग्राफिकल फील्ड। सो यू शुड नो कि ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड है
है ना। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि ज्योग्राफी का एक फील्ड है जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर, इट इज अ सब फील्ड एक्चुअली। ज्योग्राफी का एक फील्ड है जो सब फील्ड है एग्रीकल्चर, एंड इट इज रिलेटेड विद द सब इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेस, सो विच इज दैट सब्जेक्ट। सो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे काफी सारे, बट यू शुड नो कि एग्रीकल्चरल साइंसेज या फिर ये इस एग्रीकल्चर साइंसेज के साथ ये रिलेट कर रहा है, क्योंकि आपने ये टेबल देखा हुआ है, ठीक है। अगर आप ये टेबल नहीं देखते हैं और ध्यान से नहीं देखते हैं तो फिर दिक्कत आती है। ओके, सो ये ध्यान से देखिए आप। दूसरा आता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जो कि डेमोग्राफी के सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है, डेमोग्राफी उससे रिलेट करता है। फिर सेटलमेंट ज्योग्राफी आता है जो कि अर्बन एंड रूरल प्लानिंग के साथ रिलेट करता है। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी आता है जिसमें कि कुछ सब फील्ड्स हैं, जैसे रिसोर्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, मार्केटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड ज्योग्राफी, ठीक है। और ये रिलेट करते हैं इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर साइंसेस, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के साथ। इसके बाद क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सभी करेंगे हम। स्कोप तो पढ़ लिए। स्कोप के बाद चैप्टर के नेम में नहीं दिया हुआ है, चैप्टर का नेम सिर्फ इतना है कि व्हाट आर द ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, लेकिन इसमें एक और चीज आपको पढ़ना है विच इज कॉल्ड इवोल्यूशन। कैसे ज्योग्राफी एक्चुअली, ह्यूमन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी पूरा कैसे इवॉल्व हुई है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो आइए इसके इवोल्यूशन को भी समझे। पूरा एक टेबल दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी हुई है, चाहे तो आप उसे खोल के पढ़ सकते हैं। इस इवोल्यूशन से भी काफी सारे सवाल आते हैं। सवाल ऐसे आते हैं कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड कब शुरू हुआ था, टाइम बता दो, या उसका कोई अप्रोच बता दो। एंड अप्रोच में पूछ लेगा कि क्या उसका अप्रोच एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन था, रीजनल एनालिसिस था, क्या था। सो आपको ये पता होना चाहिए। इसको याद करने का बड़ा इजी सा तरीका है, पानी पी के बताती हूँ। वंदना मौर्य। कमेंट देखिए, हिंदी में ज्यादा यूज कीजिए, बच्चे परेशान होने को देखो। चलिए मैं हिंदी के लिए थोड़ा सा ऐड कर ले रही हूँ पेजेस। आप 2 मिनट रुकिए बच्चों, मैं ऐड करा लेती हूँ हिंदी वाले पेजेस को। अब पीडीएफ लूंगा ना। Oh shit. चलिए ठीक है, तो बहुत बच्चों की डिमांड थी हिंदी में, तो मैं हिंदी वाला पीपीटी भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। ओपी संतोष कह रहे हैं पहले बुक पढ़ लो, उसके बाद नहीं है। दरअसल मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सारी चीजें बुक और बुक के बियॉन्ड भी है, सो यू डोंट नीड टू रीड द बुक, यू ओनली नीड टू सी द लेक्चर एंड देन स्टडी व्हाट आई एम गिविंग यू एज अ नोट्स, ठीक है। मैं तुम्हें नोट्स जो दूंगी वो पढ़ना, और जो लेक्चर में मैं बता रही हूँ वो पढ़ो, दैट्स एनफ। पूरी बुक रीड करके बेमतलब का
उतना, हालांकि यू हैव, इफ यू हैव टाइम, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम ना, सो आई डोंट थिंक कि तुम्हें पढ़ना चाहिए अभी फिलहाल। बट जब मैं कुछ लाइंस बोलती हूँ कि ये वाली लाइंस इस चैप्टर में इस पेज पे जाके पढ़ लो, सो उसे पढ़ो, ठीक है, वो तुम्हें पढ़ना चाहिए, वो जरूरी है, बाकी बहुत जरूरी नहीं है ये जो बोल रही हूँ मैं। चलो चलो फिर आगे हम अप्रो उसको देख लेते हैं, डिसिप्लिन को कैसे इवॉल्व हुआ है ज्योग्राफी। सुप्रीत सोनी कह रहे हैं मैम आप बहुत क्यूट हो, मेरी सिस्टर जैसी, आपसे मिलूंगा आऊंगा तो। हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम बेटा, मोस्ट वेलकम, आप लोग आइए, और मैं तो चाहती हूँ सेलेक्ट होकर आओ तुम लोग, ठीक है। सो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा मिलने में, फिर तो लगेगा अरे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे सेलेक्ट हो गए। ये देखिए, ये कुछ डेफिनेशंस है जिसे आपको याद होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से डायरेक्ट सवाल आता है कि ये वाला डेफिनेशन किसने दिया है। सो एलन सी सैंपल ने दिया है, एलन चर्चिल सैंपल पूरा नाम है। तो अगर आपको पता होगा कि डेफिनेशन इन्होंने ही दिया, तभी आपको पता होगा, है ना, मतलब तब आप कर पाएंगे टिक। सो ये बुक से ही है, ये कुछ डेफिनेशन मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। सबसे पहला डेफिनेशन है कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों को संश्लेषणात्मक अध्ययन है। ये जो डेफिनेशन है ये रेडजल के द्वारा दी गई है। रेडजल ने ह्यूमन ज्योग्राफी को लेके ये डेफिनेशन दिया है कि एक सिंथेटिक रिलेशनशिप है बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ, मतलब सिंथेटिक जो कि कभी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है, वो एक रिलेशन है। इसके बाद दूसरा डेफिनेशन आता है एलन चर्चिल सैंपल का, जो बोलती है कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो स्टडी करता है चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, मतलब मानव भूगोल गतिशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है। इसका क्या मतलब होता है, देखो आप सभी को पता होगा कि मानव जो है वो कभी भी रेस्ट नहीं करता है ना, वो कभी रेस्ट नहीं करता, वो कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ नहीं कर रहा है तो वो सो भी रहा है तो उसको सपने आते हैं, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी जो है वो भी कभी रेस्ट नहीं करती है, स्टेबल नहीं रहती, वो रिवॉल्व भी करती है, वो रोटेट भी करती है। सो दोनों ही चेंज होते रहते हैं, दोनों ही बदलते रहते हैं, दोनों ही डायनेमिक नेचर के हैं। इसी की बात इन्होंने की थी चर्चिल सैंपल ने। इसके बाद तीसरा जो है वो पॉल विडाल डेला ब्लासे, इनकी डेफिनेशन है ब्लासे की, जो कि पॉसिबिलिज्म पे बिलीव करता है, अभी मैंने बताया था, ठीक है, रिलेट करके पढ़ो। अब ये जो है ये बताते हैं कि कंसेप्शन डायनामिज्म की बात तो सैंपल ने की थी, ये बात करते हैं कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉ गवर्निंग आवर अर्थ एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड विच इनहैबिटेड। तुम्हें डेफिनेशंस को याद नहीं करने हैं, तुम्हें डेफिनेशंस को समझने हैं, तुम्हें एमसीक्यू सवाल आते हैं, ठीक है, ये नहीं आता है कि लिखो। सो यू डोंट नीड टू लर्न इट, तुम्हें बस ध्यान में रखना है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है, ब्लासे के द्वारा, जिसके भी द्वारा दिया गया हो जो भी डेफिनेशन, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट थे। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे अप्रोच आता है। मैंने तुम्हें अभी बोला कि अप्रोच को याद करने का एक तरीका है, फिर से मैं पानी पी लेती हूँ एक बार। सो इसको याद करने का तरीका ये है कि जैसे जैसे हम पीरियड्स को पढ़ेंगे, उसके अप्रोचेस को पढ़ेंगे, उसको एक स्टोरी के तरीके से पढ़ना है। मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगी, तुम्हें इमेजिन करना है, ठीक है, आपको इमेजिन करना है कि ये हो रहा है, ठीक, ऐसे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला समय आता है, एक समय की बात है जब हमें कुछ नहीं पता था अर्थ के बारे में, कुछ भी नहीं, और हमें लगता था कि शायद पानी के उस पार जाएंगे तो ऐसे गिर जाएंगे, है ना, हमें नहीं पता था कि अर्थ गोल है। सो हमें फाइंड करना था, और हमें बेसिकली यूरोपियंस को फाइंड करना था, यूरोपियंस से ही रिलेटेड है ये चीजें, तो उनको फाइंड करना था। तो क्या हो सकता है, हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास ना कैमरा है, ना एरोप्लेन्स हैं, कुछ नहीं है, एक नाव है हमारे पास जिससे हम दूर दूर तक भटक सकते हैं, और कुछ मैप्स बनाने के लिए या फिर स्टडी करने के लिए कुछ मटेरियल्स हैं बस। सो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम एक्सप्लोर करेंगे, है ना, अपना बैग उठाएंगे, नाव पे बैठेंगे, चले जाएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। यही अर्ली एज यही था, शुरुआती दौर यही था, जिसको अर्ली कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। आप लोग कॉलोनीज, इससे ध्यान रखिए कि यूरोपियंस हमेशा ही कॉलोनीज एस्टैब्लिश करते थे, और ये वही समय था
उन्होंने अभी कॉलोनीज एस्टैब्लिश नहीं की है, अभी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे कॉलोनीज एस्टैब्लिश की जा सकती है, ठीक है। सो अर्ली कॉलोनियल पीरियड जो है उसमें अप्रोच लिया गया था एक्सप्लोरेशन का एंड डिस्क्रिप्शन का, ठीक समझ आया, एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन का ही होगा, ओके। हिंदी में दिया गया है, हाँ। सो प्रारंभिक औपनिवेशिक काल जो होता है वो अन्वेषण और विवरण पर जोर देता है। इसमें साम्राज्यवाद और व्यापारिक हितों के लिए नए नए क्षेत्रों को ऐसे देखा जा रहा था कि कई नया क्षेत्र है जहां पे मैं अपना साम्राज्य स्टैब्लिश कर सकूं, ऐसे यूरोपियंस देख रहे थे और देख रहे थे कि कहीं और रिसोर्सेज मिल जाए। इसी चक्कर में अमेरिका ढूंढा गया, इसी चक्कर में इंडिया भी ढूंढा गया, ऐसे ही सारे जो भी देश हैं वो ढूंढे गए थे, ठीक है। दूसरा फेज आता है लेटर कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनीज अब ढूंढ ढांड के एरियाज ढूंढ के स्टैब्लिश हो गई हैं। अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां हमें पहुंचना था। हमने पृथ्वी को लगभग जान लिया है कि ये कॉन्टिनेंट यहाँ पे, ये कंट्री यहाँ पे है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? वो कंट्री के बारे में गए हैं, कंट्री पे गए हैं तो उस कंट्री को अच्छे से समझना होगा, है ना। ऐसा तो नहीं गए बस ऊपर ऊपर देख लिया। हमें रिसोर्स चाहिए, हमें मिनरल्स चाहिए, तो मिनरल्स के लिए उसको समझना पड़ेगा कहाँ मिनरल मिलेगा। इंडिया जैसे मान लो एशिया को, अमेरिका को ही ढूंढना, अमेरिका तो काफी बड़ा था, अब कहाँ पे मिनरल मिलेगा इसके लिए तुम्हें अमेरिका को समझना होगा। दूसरा स्टेप यही आता है कि रीजन को एनालाइज करना है। सो रीजनल एनालिसिस जो है वो आता है लेटर कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है। ऐसे देखो, तुम अगर इमेजिन कर पा रहे हो विच आई एम टेलिंग, सो आप याद कर पाएंगे इसे, ठीक है। ज्योग्राफी यही है कि आपको इमेजिन करके समझ के पढ़ना है, रट्टू तोता बनोगे तो नहीं याद रहेगा, ठीक। तो क्षेत्रीय विश्लेषण करना है, क्षेत्र को अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, इसलिए उत्तर औपनिवेशिक काल आता है, ठीक है। एक क्षेत्र को पूर्ण तरीके से एकदम समझ जाना है। अब ठीक है भाई, मैंने अपने क्षेत्र को समझ लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? मैंने अमेरिका को समझ लिया, मैंने इंडिया को भी समझ लिया, मैंने अफ्रीका को भी समझ लिया, हर एक क्षेत्र को समझ लिया है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगी? ये देखूंगी कि कहाँ पे ज्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। और ज्यादा फायदा देखने के लिए मुझे सबको कंपेयर करना होगा, है ना। सो थर्ड स्टेज यही आता है, एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन होता है, हम डिफरेंशिएट करते हैं कहाँ पे ज्यादा फायदा हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, कंपैरिजन करते हैं। तो यही होता है जिसको 1930s का इंटर वॉर पीरियड आता है इस टाइम का। ये ध्यान रखिए कि थर्ड टाइम पीरियड में हम 1930s में पहुंच जाते हैं और ये इंटर वॉर पीरियड चलता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम है, ठीक है। तो वॉर चलता है, इसमें हम अलग अलग रीजन को डिफरेंशिएट करते हैं, कहाँ पे कितने रिसोर्सेज है, कहाँ पे कितने नहीं है। इसमें फोकस होता है कि हम अलग अलग रीजन की क्या यूनिकनेस है, क्या वहां पे यूनिक है, विशिष्टता को पहचाने, ठीक है। इसको क्षेत्रीय विभेदन उपागम में रखते हैं और इसका समय है 1930 का दशक। फोर्थ पार्ट आता है, अब इवॉल्व होगा फोर्थ में जब हम 1950 में पहुंच जाएंगे। 1950 तुम लोग ऐसे रट लो भाई, ठीक है। 1950 का रिस्क ना लो। 1950 एक टाइम आता है जब सब कुछ साइंटिफिक होना शुरू हो जाता है, जिसका कहा जाता है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। ये एक ऐसा टाइम है जब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आता है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन वाला अप्रोच है ये। जब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आता है, सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स को, मैथमेटिकल टूल्स को हम यूज करते हैं। अब हम ऐसे ही कुछ भी हवा में बात नहीं करते, सब कुछ साइंटिफिकली प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज द फेज ऑफ 1950s एंड लेट 1960s का ये फेज है, और हिंदी में भी इसको यही कहते हैं कि 1950 के दशक के उत्तरार्ध में और 1960 के दशक के अंत तक का ये फेज है, जिसको स्थानिक संगठन का क्या उपागम अप्रोच स्थानिक संगठन था, और इसमें हम कंप्यूटर और सांख्यिकी का उपकरणों का यूज करके सब कुछ प्रूव कर रहे थे साइंटिफिकली। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब तुम्हें अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि जब हम लोग सब कुछ साइंटिफिकली प्रूव कर रहे रहते हैं तो हम ह्यूमंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं,
सब कुछ फिजिकल होने लगता है, फिजिकल इन्वायरमेंट पे ध्यान दिया जाने लगता है, सब कुछ साइंटिफिकली प्रूफ चाहिए। लेकिन इंसान क्या होता है, इंसान आप भी हैं समझते होंगे कि इंसान बड़े विभिन्न होते हैं, इंसान अलग अलग चीजें सोचते हैं, हर इंसान अलग सोचता है, हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है, थिंकिंग अलग होती है, फीलिंग्स अलग होती हैं। और इंसान के पास तो फीलिंग्स होती है ना, जब इंसान के पास फीलिंग है तो हम उसे साइंटिफिक तरीके से कैसे तौल सकते हैं। सो ह्यूमन ज्योग्राफी तुम्हें पढ़ना है तो तुम फीलिंग्स को समझो। सो इसी वजह से होता क्या है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाने लगता है, अलग अलग स्कॉलर्स आते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं नहीं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन ठीक है हो गया, अब आएगा पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म बहुत हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म आएगा। ये यही टाइम होता है 1970 का। पोस्ट मॉडर्निज्म के पहले बहुत सारे ह्यूमनिस्टिक और रेडिकल और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट एमर्ज होते हैं, ठीक है। तो वही मैं जो बता रही हूँ वही होता है कि ह्यूमंस को लेके अब सेंटर हो जाता है ह्यूमन की क्या बिहेवियर है उस पे विचार होता है। ह्यूमंस के लिए ही रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट्स स्कूल ऑफ जो भी है थॉट्स वो आते हैं जो कि मार्क्सिज्म पे बिलीव करते हैं, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच है वो आता है, ये 1970 में आता है। सवाल आया था पिछले साल आया था शायद कि 1970 में नहीं जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है वो कौन से सन में आया था, 1970, 1960, 1950। अब तुमने ये टेबल देखा है तो तुम लगा दोगे 1970। जो बच्चे नहीं देखे वो क्या बोलेंगे, वो सोच लेंगे 1950 भी हो सकता है, 1960 भी हो सकता है ना, 1970 था वो टाइप। और उसी के बाद आता है पोस्ट मॉडर्निज्म जो कि लास्ट होता है 1990 का पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसमें कि हम ग्रैंड जनरलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं, यूनिवर्सल थ्योरीज आती हैं ईटीसी, ठीक है। ये था इवोल्यूशन, ये था आपका इवोल्यूशन। आई थिंक कि इवोल्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी, मैंने बड़ा अच्छे से समझा दिया है। ये हिंदी में था कि भूगोल में उत्तराधुनिकवाद आ जाता है 1990 में, और 1970 में मानवतावादी आमूल चूल रेडिकल जिसको कहा जाता है और व्यवहारिकवादी विचारधाराओं का उदय होता है, ठीक है। एक मिनट, क्या आप लोगों को समझ आया, इवोल्यूशन समझ आया बच्चों? हाँ, तो मैं एक बार एक एक करके इन सभी स्कूल ऑफ थॉट्स को थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे कि वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये फोकस करते हैं सोशल और वेलबींग पे। देखो वेलफेयर नाम है इसका, वेलफेयर। सो वेलफेयर किसका, धरती मैया का या फिर नदियों का या फिर माउंटेन्स का? नहीं, इंसान बड़ा सेल्फिश आदमी होता है, ठीक है, मतलब इंसान ही है वो बहुत सेल्फिश होता है, वो वेलफेयर खुद अपना ही चाहता है, ठीक। तो वही है वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट्स में इंसानों के ही वेलफेयर की बात हो रही है। अब इससे तो तुम्हें याद ही हो जाएगा कि ये जो है ये फोकस करता है सोशल और वेलबींग पे, लोगों का सोशल वेलबींग कैसा है, ठीक है, लोगों का सामाजिक कल्याण किस प्रकार से हो, ये कल्याणकारी और मानवतावादी विचारधारा है, तो ये इसी पे फोकस करेगा। दूसरा अप्रोच आता है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। रेडिकल, आप रेडिकल से हमेशा ध्यान दीजिए, ये बड़े रेडिकल रहते थे, बड़े ही कट्टरपंथी विचारधारा होती थी, ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट होते थे, ठीक है। कैपिटलिज्म शायद यहाँ पे हो, हाँ, मार्क्सवादी सिद्धांत पर भरोसा रखते थे, ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट रहते थे। मार्क्सवादी सिद्धांत या कैपिटलिज्म के अगेंस्ट क्या कहा जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जैसे कैपिटलिज्म ये कहता है कि जो जितना अमीर है वो अमीर होता जाएगा, जो जितना गरीब है वो गरीब होता जाएगा, मार्क्सिज्म थ्योरी यही कहती है। और ये इस वजह से होगा क्योंकि सब कुछ प्राइवेटाइज हो जा रहा है। सो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट में है, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि पॉवर्टी के खिलाफ बातें होंगी, डिप्रिवेशन के खिलाफ बातें होंगी, सब इंसानों के लिए ही है बेसिकली, ठीक है। पॉवर्टी के खिलाफ बातें होंगी, डिप्रिवेशन के, सोशल इनइक्वालिटीज के, क्यों फीमेल्स को अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है, या जेंडर के बेसिस पे, या कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, ग्रीड के बेसिस पे ऐसे अलग ट्रीटमेंट हो रही है, तो उस पे डील करता है ये रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। तीसरा आता है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। ये इंसान के बिहेवियर पे फोकस करता है कि इंसान का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, इंसान कैसे अपने लाइफ को एक्सपीरियंस किया, उसका परसेप्शन क्या है, मतलब वो क्या सोच रहा है एक्चुअली, वो एथनिसिटी पे क्या सोच रहा है, वो रेस पे क्या सोच रहा है, वो रिलीजन पे क्या सोच रहा है, उसका बिहेवियर क्या है रिलीजन को लेके, रेस को लेके, मतलब
हिंदी में अगर मैं बात कहूँ तो जातिवाद को लेके, नस्ल को लेके, धर्म को लेके इंसान का बिहेवियर क्या है, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन द बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। सो बेसिकली हियर वी एंड द चैप्टर यही था, और मैंने चैप्टर को बिट्स एंड पीसेस में, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ आया होगा, और इसका एक प्रूफ ये भी हो जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, अगर आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चंस थोड़े हाई लेवल के हैं, सो आपके लिए ये एक कॉम्पिटिशन ही होगा कि आप इसको टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है मैंने एक्चुअली 99% सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। एक्चुअली मैंने उससे ज़्यादा ही कवर कर लिया है, जो बुक में था उससे ज़्यादा ही, जो सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए सारे सवाल को भी करते हैं, जो हार्डेस्ट सवाल है जो प्रीवियस ईयर में किया गया है वो सारे सवाल को करते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का। शुरू से करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 यही है, करिए इसे। तब तक मैं आपके चार्ट्स पढ़ लेती हूँ क्या बातें हो रही हैं। तस्मिया सजाद बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, पेड सब कुछ समझ आता है। आई एम फ्रॉम श्योर सिलेक्शन बैच। ओके तस्मिया, हाँ हाँ मुझे पता है तस्मिया श्योर सिलेक्शन बैच से हैं। चलिए ये सवाल कीजिए, ये हिंदी में सवाल में लिखा हुआ, अब इंग्लिश वाला भी लाती हूँ मैं। ये है मानव भूगोल के उपागम और ये मुख्य विशेषताएं हैं, आपको ऐसे रिलेट करना है, मैच करना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बच्चे कर पा रहे हैं। लिस्ट या अप्रोचेस है, एरियल डिफरेंशिएशन, ऑर्गेनाइजेशनल, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियरल स्कूल और पोस्ट मॉडर्निज्म, एंड यू हैव टू मैच विद द ब्रॉड फीचर्स। चलो मैंने सब कुछ समझा ही दिया है, अब आप करिए। मैम क्वेश्चन इंग्लिश में दीजिए, इंग्लिश वाला भी आ गया बेटा। रुद्रा, जेकेएन, पायल, जेकेएन, शांति, देखो लव बॉय आ तो गया। चलिए करिए। शुभकांत गुड इवनिंग बेटा, बहुत लेट हो बेटा, बहुत लेट हो, क्या कर रहे थे? चलो सवाल करो। ऑप्शन क्या बता रहे हो, 1 बता रहे हो, 2 बता रहे हो? हाँ एक बार हिंदी में भी मैं खोल देती हूँ, चलो करो। रुद्र ने सबसे पहले जवाब दिया है और मैं उनका नाम लिखना चाहती हूँ। वेरी गुड रुद्र, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। सबसे पहले जवाब दिया है रुद्र ने, उसके बाद जवाब दिया गया है पायल के द्वारा, फिर शांति। वेरी गुड रुद्रा, ये सवाल आया था, ये सवाल 2024 के सीयूईटी एग्जाम में आया है। ये बेसिकली यही सवाल था, मैंने उठा के दे दिया, ठीक है। 2024 में सीयूईटी के पेपर में आया है ये सवाल, तो पीवाईक्यू से ही है। सीयूईटी हो एनसीईटी हो, सारे चैप्टर्स तो सेम है, सिलेबस सेम है, तो सीयूईटी वाले पेपर में ये वाला पूछा गया था, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, हो सकता है तुम्हारे में एक बार पूछ ले, ठीक है। सो ए बता रहे हैं बच्चे, जो कि बिल्कुल राइट है, ठीक है। वेरी गुड रुद्रा, वेरी गुड। सो देखो सबसे पहले एरियल डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, एरियल डिफरेंशिएशन में हम हर एक एरिया के यूनिकनेस को पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें कंपेयर करना है, ठीक है। ये राइट होगा, इसके साथ मैच हो जाएगा। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसी से समझ जाओ, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। बिहेवियर में हम क्या पढ़ते हैं, मैनर ऑफ डीह्यूमनाइज्ड मैनर, इसमें मैनर की बात चल रही है, मैनर ह्यूमन से ही रिलेटेड होता है। बस की पॉइंट्स देखो, मैच करो, फटाक से मैच करो, आगे बढ़ो, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म लोकल कंटेक्स्ट पर फोकस करता है, बस दैट्स इट। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। चलो ठीक है, जो बच्चे नहीं बता पाए वो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, करो, ये करो।
Who among the following define geography as a conception resulting from more synthetic knowledge of the physical law governing our earth and of the relationship between the living being which inhabit it? मैंने बोला था कि ऐसा सवाल आएगा, है ना, कहा था ना। यह है कि निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल को हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर निवास करने वाले जीवों के बीच संबंधों को अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में परिभाषित किया है? आपके ऑप्शंस ये हैं। ये भी CUET के पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है, प्रीवियस ईयर सवाल है। चलो अब बताओ, देखते हैं कौन बता पाता है। मैंने कहा था कि ऐसे सवाल आते हैं, अगर थोड़ा भी याद होगा। क्वेश्चन वेग दिख रहा है क्या रुद्र? मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। छवि पांडे, स्नेहा, सुप्रीत सोनी, स्नेहा, पायल, दीपिका, तस्मिया, सागरिका, कामा, क्या भी? कामा कह रहे हैं हिंदी में ज्यादा फोकस करो। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं इंग्लिश और हिंदी को बराबर लेकर चलूंगी, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चे हैं और मुझे लगता है जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा इंग्लिश वाले वर्ड्स को ध्यान देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जब सवाल आते हैं ना, पेपर जब देने जाओगे तो बहुत सारी चीजें इंग्लिश में ही रहेंगी, उसके हिंदी को भी इंग्लिश में ही लिखते हैं वो। सो तब तुम्हें दिक्कत आएगी जब तुम सिर्फ हिंदी में पढ़ के जाओगे। तो इंग्लिश को सुनो ध्यान से, ठीक है? सिर्फ ये कहना कि नहीं मुझे एक ही लैंग्वेज में समझना है। तुम तो तमिलनाडु हो चुके हो, तमिलनाडु ने भी यही कहा था कि नहीं मुझे मेरा ही लैंग्वेज चाहिए ऑफिशियल रूप में, और किसी को मैं मानूंगा ही नहीं। इसलिए वो सीखे ही नहीं, ना इंग्लिश सीखे ना हिंदी सीखे। यू शुड नो एवरीथिंग ना, सब कुछ आना चाहिए। तुम अपनी लैंग्वेज के साथ रहो, लेकिन आना तुम्हें इंग्लिश भी चाहिए, ठीक है? चलो इसको करो। किसने बताया था? बी बता रहे हो बच्चों? ठीक है, सभी बी बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं। सुप्रीत ने ऑल इंडिया रैंक 1 का टारगेट बनाया, वेरी गुड। मैं आप सभी को बधाइयां देती हूँ, मैं आप सभी को गुड विशेस देती हूँ कि जो आपने एक टारगेट बनाया है वो सब आपको पूरा हो, ठीक है? बी बता रहे हैं ब्लासे, वेरी गुड, क्या बात है, सभी ने सही बताया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ये वाला सवाल करिए। हाँ ये करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफर डिस्क्राइब स्टेट कंट्री एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? निम्नलिखित में से किस भूगोल वेत्ता ने राज्य को एक जीवित जीव के रूप में वर्णित किया है? फ्रेंच, जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन? सुप्रीत सोनी बी बता रहे हैं, रुद्र, JKN, गुलशन, छवि, स्नेहा, सभी ए बता रहे हो, ठीक है। छवि बी बता रही हैं। काव्या मोहेंटी बी बता रहे हैं, ठीक है, क्या बात है, सभी बी बता रहे हो। और सबसे पहले जो जवाब दिया है वो JKN, सॉरी आप सभी को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा मेरी खांसी के चलते। JKN और रुद्रा ने दिया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो आपने सही बताया है, जर्मन फिलोसोफर जिनका नाम है, नाम पता है नाम क्या है? नाम है रेडजेल, ठीक है? अभी मैंने रेडजेल की डेफिनेशन को बताया था ना। रेडजेल ने लेविन्सनॉम का एक थ्योरी दिया था जिसमें उन्होंने स्टेट कंट्री को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा है, ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करिए। न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट किसने दिया है? ये अच्छा सवाल है, नवनियतिवाद, ये भी सवाल आ चुका है, ये PYQ के ही क्वेश्चंस पूछ रही हूं मैं, ठीक है? चलो अब बताओ कि न्यू डिटर्मिनिज्म जो है वो कंसेप्ट किसने दिया है? रेडजेल, LNC सैंपल, विडाल डे ला ब्लासे या फिर ग्रिफिथ टेलर?
JKN मैं शिबू हूँ मैम। अच्छा शिबू तुम हो, ठीक है ओके। शिबू हमारे पेड कोर्स की बच्ची है ना। रुद्रा काजल, ओके। सो हम इस क्वेश्चन पे ही एंड करेंगे। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए एक बार। खुशबू, सुप्रीत सोनी, काव्या, स्नेहा, JKN सभी बी बता रहे हो है ना। नाम लिख दो भाई, इतने समय में मैं और रहती तो नाम लिख देती तुम्हारे जगह। चलो बताओ। श्रद्धा बनर्जी, रुद्रा सभी भी बता रहे हो, क्या बात है। शांति गिरी, क्या बात है। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू गाइज। यस लिटरली आप सभी को पूरी मतलब सारी जानकारियां हो गई हैं, मतलब मैंने पढ़ाया और याद भी रह गई, ये बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर इज द राइट पर्सन। ठीक है, न्यू डिटर्मिनिज्म को एक और नाम से जाना जाता है ना, बताओ जल्दी से उसका नाम लिखो। न्यू डिटर्मिनिज्म को एक और नाम से जाना जाता है, एक्चुअली दो और नाम से, आप एक ही लिख दीजिए चलेगा। चलिए बताइए तो। सबसे पहले बताया सुप्रीत ने स्टॉप एंड गो, फिर रुद्रा बता रहे हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, न्यू डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, और मध्यम मार्ग भी कहा जाता है ना। एक और सवाल कर ही लेते हैं, आप लोग इतना जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा ये आप लोग को अरेंज करना है। चलो करो, इसे अरेंज करो। ह्यूमन ज्योग्राफी की कुछ अप्रोचेस हैं, ये इवोल्यूशन है, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, रीजनल एनालिसिस, एरियल डिफरेंशिएशन। मैंने इतना चिल्ला के जो तुम्हें स्टोरीज सुनाई है, ये इसी का सवाल है, आपको उसे अरेंज करना है, किस फेज में क्या आता है। बस लास्ट है, हो रहा है, खत्म हो रहा है, जल्दी से आप इसे अरेंज कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ना। यूरोपियंस एक्चुअली एक्सप्लोर किए थे, सबसे पहले तो वही हुआ था, पहले नंबर पे ये आएगा, पहले नंबर पे ये आएगा। उसके बाद रीजन को एनालिसिस करना शुरू हुआ, फिर उसको डिफरेंशिएट करना शुरू हुआ, फिर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन आया, ऐसे ही आया ना। सो कैसे होगा, पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 और 3, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा। 2 राइट है, किसने किसने 2 बताया है। नहीं, कामा गलत बता रहे हो, मैंने चिल्ला के समझाया, कहाँ था, कहाँ दिमाग था तुम्हारा। यही सब करो तुम लोग, कामा और मुन्ना दोनों ने ही गलत बताया है। पढ़ते नहीं हो ना, पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है, पढ़ना तो रहता नहीं है, बस आके बोलना रहता है कि नहीं हिंदी कर दीजिए, इंग्लिश कर लीजिए। पढ़ो, ठीक है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। देखो श्रद्धा ने सुना था, श्रद्धा वेरी गुड, श्रद्धा ने सही बताया है, 2 बताया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, तो एंड करते हैं इसी के साथ। कक्षा कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपने सवाल को भी कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली कक्षा में।